नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर वैक्सीन पर विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी से जुड़ी। एक तरफ केंद्र सरकार 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन पर सियासत भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के समर्थन में नहीं है। टीएस सिंहदेव का दावा है कि कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसका परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने उनके बयान को व्यक्तिगत बताया है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, देश के नागरिकों को चूहा न बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। वहीं कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू ने कोरोना वैक्सीन पर नेताओं को बयानबाजी से बचने की सलाह दी। आप ही की पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, उनका कहना है कि वो कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें डिवाइड कभी भी किसी पार्टी बाजी, और ठीक है अगर वो कमेंट कोई कर रहा है तो उसमें सुधार हो जाएगा। हमें ध्यान राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हेड हैं, स्पोक्स पर्सन हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो है सुरजेवाला साहब। तो जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, और उस बात को जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है, और वही पार्टी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और उनका वही मैसेज भी है जो सुरजेवाला जी दे रहे हैं। दिल्ली से अरुण सिंह हमारे साथ है और रवि सिंह भी हमारे साथ है। कुछ देर में जनक दबे हमारे साथ अहमदाबाद से होंगे। जल्दी से पहले अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है इस विषय पर अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है? इसका मतलब क्या कांग्रेस का स्टैंड नहीं है? कांग्रेस इसको लेकर अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं कर रही है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल पोडियम से ये कहा था कि जो कोवैक्सीन है या फिर कोविशील्ड है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट विकसित कर रहा है, दोनों ही वैक्सीन के आ जाने पर खुशखबरी जताई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ नेताओं ने जरूर इसका विरोध किया था। उसमें जयराम रमेश हैं, उसमें शशि थरूर हैं, और अब जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनका यह कहना है कि ये चूंकि तीसरे फेज का जो ट्रायल होना था वो अभी तक हुआ नहीं, और इसलिए इसके दुष्परिणाम अगर कोई होते हैं तो वो अनजान है भारत सरकार या फिर जो लोग भी इस वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि कुछ दिनों के लिए और इंतजार किया जाए। जब तीसरे फेज के ट्रायल का परिणाम आ जाए तभी इस वैक्सीन को जनता को या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाए। सवाल सिर्फ इसमें इतना ये है कि पार्टी कुछ कहे, उसका फर्क हो सकता है उसके कार्य पर पड़े, लेकिन किसी एक राज्य का स्वास्थ्य मंत्री अगर ऐसी बात करता है, इसका मतलब वो अपने राज्य में इस टीके को लगाने नहीं देगा। और टीका अगर किसी एक राज्य में, क्या किसी एक जिले या किसी एक ब्लॉक में नहीं लगता है, तो फिर अगल बगल के जितने भी जिले हैं, ब्लॉक हैं, उनके लोगों की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या छत्तीसगढ़ अगर इस टीके को नहीं लगाता है तो जो पूरे देश में टीका लगाने की भारत सरकार की योजना है, क्या वो उस स्तर पर जा पाएगी या उतना सुरक्षित हो पाएगा देश जितना सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है? और इसलिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली में तो जरूर ये कहती है कि हम इसके साथ हैं, लेकिन अगर उसके राज्य टीकाकरण नहीं कराएंगे तो पब्लिक हेल्थ के लिए जाहिर सी बात है एक चिंता का सबब बन जाएगा। ठीक है, अरुण, रहिए जरा सा। देखिए, वैक्सीन पर जारी सियासी घमासान के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस पर सियासी दांव खेला है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि फ्री वैक्सीन लगवाने में जो भी खर्च होगा उसका पूरा इंतजाम राज्य सरकार करेगी। चुनाव से पहले ममता बनर्जी के इस ऐलान को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता फ्री टीके के बहाने लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं हर भारतीय के लिए फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो बंगाल क्या अलग है देश से क्या? ना कि यहाँ कोई अलग वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं
सबका नाम बदल करके ममता बनर्जी अपने नाम पर चलाती हैं, चोरी करती हैं सब। मुझे लगता है इस प्रकार वैक्सीन चोरी करके उसमें टीकाश्री, ममताश्री कुछ लगा करके वो अपने नाम प्रचार करना चाहती है चुनाव के पहले। इसका कोई जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया। ऐसे में ममता बंगाल में अलग से ऐलान क्या करना चाहती हैं? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाए कि क्या ममता सरकार केंद्र से मिली वैक्सीन को अपना बताकर फ्री में बांटेंगी? और ये लोग हर विषय पर राजनीति कर रहा है। कोविड अगर बंगाल की हर जनता को, हर आदमी को मुफ्त मिलता है तो उसमें इतराज की बात क्या है? पहले ममता बनर्जी अगर कदम उठाती है तो उसको तो वाहवा देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। इसमें ये इल्जाम लगाने का पैदा समय ये क्यों कैसे आता है? वहीं बीजेपी के बयान पर टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वालों को टीका नहीं चाहिए तो वो नहीं लगवाएं। वैक्सीन तो मुख्यमंत्री खुद क्या बना रहा है क्या? वैक्सीन तो जो रिसर्च सेंटर है, जो इतना दिन तक, इतना महीने तक जो वैक्सीन जो डॉक्टर ने, जो रिसर्च करके साइंटिस्ट ने सब लोग एक साथ करके बनाया है। इसमें प्रधानमंत्री जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब जगह में, हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो लोग गांव-गांव में रहते हैं उसको कुछ भी नहीं पता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं, हम लोग को पता है कि वैक्सीन सेंट्रल से आ रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो वो खुद बना रहे हैं वैक्सीन। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। रवि, देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस में भी ये दुविधा है कि इसको लेकर क्या स्टैंड दिया जाए, क्योंकि कई नेता उनके पार्टी के, स्वास्थ्य मंत्री तक ये कह रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन ठीक नहीं है, इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। वहीं ममता सरकार क्या कहना चाह रही है वो जरा बताइए, और किस तरीके की राजनीति अब ममता ने शुरू की है? देखिए, जाहिर है क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल में जल्द ही होने वाले हैं और ऐसे में इसको लेकर कम से कम वैक्सीन को लेकर राजनीति, ये कहना कि ये वैक्सीन खराब है और ये वैक्सीन अच्छी है और ये भारतीय वैक्सीन खराब है, विदेशी वैक्सीन अच्छी है, ये कहीं न कहीं सरकार के ऊपर हमला है एक तरीके से इसी। और दूसरी बात ये है कि तमाम जो के जरिए ही उनको पास किया जाता है, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें दिन रात मेहनत करके वैक्सीन को तैयार करते हैं। तो 2 वैक्सीन को जो अप्रूवल मिली क्योंकि ये देखा गया कि स्थिति किस तरीके से है। सिर्फ भारत ने ही, पूरी दुनिया में इस तरीके से भया है कि। ठीक है रवि, जरा रहिए साथ। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर, 8 बतखों में ये बर्ड फ्लू पाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दो, संजय झील से दरअसल ये सैंपल लिए गए थे और सैंपल की रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें ये भी सामने आ गया कि बर्ड फ्लू इन पक्षियों को था। तो दिल्ली में बर्ड फ्लू की खबर इस वक्त आपको बता दें, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब दिल्ली के पार्क में किस तरीके से कौवों की मौत हो रही थी, जिसके बाद ये बताया गया कि 100 से ज्यादा कौवे एक दिन में वहां पर मरे। उसके बाद जांच आगे चल रही है। जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। जावेद, देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। बर्ड फ्लू की आशंका लगातार जताई जा रही थी, अब आधिकारिक रूप से बर्ड फ्लू की पुष्टि दिल्ली में हो गई है। आपको बता दें, 9 तारीख को संजय लेक जो कि त्रिलोकपुरी में है, वहां से 8 सैंपल बत्तखों के भेजे गए थे भोपाल लैब में। बीती रात उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, वो सभी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। और जो डिपार्टमेंट है उसने बताया है कि संजय लेक में अब बर्ड्स को खत्म करने का अभियान चलाया जाएगा और एहतियातन इस संजय लेक को बंद किया जाएगा। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। कल मुख्यमंत्री ने भी बताया था कि 104 सैंपल जालंधर भेजे गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स आनी है। लेकिन ये पहली खबर है, पहली पुष्टि है बर्ड फ्लू की। इससे पहले एहतियातन गाजीपुर मुर्गा मंडी बंद कर दी गई थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिहाज से। अब सरकार अगले कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा था। अब लगातार नजरें बनी हुई है कि और क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। अर्पिता, ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, कई और सैंपल जावेद अभी भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है और एहतियाती तौर पर क्या क्या कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं?
देखिए, जो 104 सैंपल भेजे गए थे जालंधर लैब में, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो आज आने की संभावना है। इससे पहले जो एहतियातन कदम उठाए हैं सरकार ने, उसमें गाजीपुर मुर्गा मंडी को बंद कर दिया गया है। बर्ड्स लाइव का इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और दिल्ली में जो है डीडीए के कई पार्क जो हैं वो पहले ही बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर कौओं की लगातार मौतें हो रही थी। उसको देखते हुए फिलहाल अब और ये संजय लेक को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। और यहाँ पर जो बड़ा ड्राइव चलाई जाने वाली है वो ये कि यहाँ पर जितनी भी बर्ड्स हैं उनको खत्म किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। तो ये कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और अब आगे और सरकार इसको किस तरह से देखती है उसका इंतजार है। बताइए कि ऐसी कोई जानकारी है कि किन्हीं मुर्गे या मुर्गियों के सैंपल भी भेजे गए हों, क्योंकि नजर उन पे भी होगी, क्योंकि सीधे तौर पर आम आदमी उन्हीं से कनेक्टेड रहता है। चिकन अगर खाता है तो क्या उन पर भी, जो दुकानें हैं उन पर भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी जो प्रतिबंध लगाया गया है वो गाजीपुर मुर्गा मंडी को बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर जो जिंदा मुर्गे वहां खरीद फरोख्त होती है, और दूसरा जो दिल्ली में जितना भी आयात होता है बाहर से उस पर बैन लगाया गया है। अब ऐसे में जब रिपोर्ट की पुष्टि हो गई है तो सरकार और क्या कदम उठा सकती है, इसका अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि ये खतरा तो देखिए अर्पिता लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो इससे पहले लगातार ये जो खबर अभी आई है वो 8 बतखों के जो सैंपल लिए गए थे उनमें बर्ड फ्लू पाया गया है। क्या किसी मुर्गे मुर्गियों के सैंपल लिए गए हो, उनमें भी क्या बर्ड फ्लू के सिम्टम्स पाए गए? देखिए, उसकी रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है। जो लैब में रिपोर्ट भेजी गई है, जो सैंपल गाजीपुर मुर्गा मंडी से उठाए गए थे, उनकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है अर्पिता। ठीक है जावेद, आप नजर बनाए रखिए। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आज शाम 4 बजे की बैठक होगी और बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है, क्योंकि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण भी देश भर में शुरू होने वाला है। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए, ऐसे वक्त पर जब पूरे देश को एक साथ होकर इस वैक्सीन की प्रक्रिया पर मदद करनी चाहिए, इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए हेल्प करनी चाहिए, वहीं कांग्रेस जैसे जो विपक्षी दल हैं वो क्यों ये कर रहे हैं कि भाई तीसरे दौर का ये अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, जो मानक हुए होंगे वो वैज्ञानिक पहली बार वैक्सीन बनाते हैं और जो मानक तय हैं दरअसल उन्हीं मानकों को परख कर ही ये वैक्सीन मार्केट में आ रही होगी, टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो रही होगी? देखिए, ये बात सभी विपक्षी दलों को समझनी होगी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जितना वैक्सीन बनती है उसका 60% हिंदुस्तान में बनती है। हर साल हम 5.5 करोड़ महिलाएं और लगभग 20 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं। तो वैक्सीन को लेकर के हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे एक्सपर्ट की जो एक्सपर्टाइज है वो अनक्वेश्चनेबल है। दुनिया में कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग, जिनके मन में संदेह है कि तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, वो लोग वैज्ञानिकों की बात क्यों नहीं मानते। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो जब कह रहे हैं सुरक्षित है, इमरजेंसी यूज हो सकती है, और अभी जब तक 16 तारीख से इसको लगना है, सबसे पहले इसको लगाया जाना है स्वास्थ्य कर्मियों को, उसके बाद लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में स्वास्थ्य कर्मी हैं, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, 3 करोड़ के आसपास, 2 से 3 करोड़ उनकी संख्या है, उनको लगाई जाएगी, और उसके बाद तब ये 50 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी। तो अभी इतना वक्त इसमें है, तब तक तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा हो जाएगा और 2 फेज के ट्रायल में संतोषजनक नतीजे आए, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, इसके बाद ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अनुमति दी है। तो विपक्ष के जो नेता सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो न सिर्फ वैज्ञानिकों की क्षमता, उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि एक बड़ी जनसंख्या को इस वैक्सीन को न लगवाने के लिए एक तरह से अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उकसा भी रहे हैं। देखिए, 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो रहा है और इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि भारत जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश के माननीय मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए अहम है। 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगने से पहले यूपी में आज तीसरा और आखिरी ड्राई रन किया जा रहा है। 1500 टीकाकरण केंद्रों पर 3000 बूथ पर टीका लगाने का काम जारी है।
हर केंद्र पर 2 बूथ होंगे। हर बूथ पर 25 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से ये टीका लगाया जाएगा। लखनऊ में आज 61 केंद्रों के 200 बूथ पर ड्राई रन होगा, जिसमें 1500 कर्मचारियों को ड्राई रन में रखा गया है। यूपी में पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है, जबकि दूसरे चरण में लगभग 18 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इस बीच हमारे साथ जनक भी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। जनक, जिस तरीके से देखिए सियासत हो रही है, जरा वहां की सियासत के बारे में अपडेट दीजिएगा और किस तरीके से, क्या आज भी वहां ड्राई रन हो रहा है या क्या तैयारियां की गई हैं टीकाकरण से पहले की, वो भी बताइएगा। स्कूल आज शुरू हुई है। अहमदाबाद की तस्वीरों पर देखिए जो सरकार द्वारा किया जाए ये देखिए यहाँ पे लगाए जाते और वो जनक, आपकी आवाज सही ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। रवि हमारे साथ लगातार देखिए बने हुए हैं, अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। और रवि, देखिए इन सियासत के बीच आपको क्या लगता है, क्या लोगों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा होती है क्या? और खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड क्या रखा जाए। अर्पिता, देखिए पूरी तरीके से फेस वाइज सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं सबसे पहले उनको टीकाकरण इसलिए भी दिया जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ही सबसे आगे होते हैं, उनका इलाज करते हैं जो कोरोना से पीड़ित होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको वैक्सीनेशन दिया जाए, उनको टीका दिया जाएगा। वो अस्पतालों में काम करते हैं, किसी भी तरीके की अगर उनको टीका के बाद में दिक्कत होती है तो वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, क्योंकि अस्पताल में वो खुद काम करते हैं। वो खुद जो है माइन्यूटली बारीकी से वो पहचान सकते हैं कि किस तरीके की उनको दिक्कत होती है। उसके बाद आम पब्लिक को तो इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका दिया जाएगा जो जिनकी तादाद 1 करोड़ के आसपास है। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है जिसमें जो इम्यूनिटी अच्छी खासी होती है, पुलिस कर्मी, सेना कर्मी, तमाम ऐसे लोगों को उनको दिया जाएगा। आम पब्लिक के पास में ये वैक्सीन का जो है बाद में आएगी, जो सरकार अभी तय नहीं किया है कि रवि रहिए जरा देखिए साथ। जनक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल अर्पिता, जो मैं बता रहा था कि गुजरात में भी 16 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन आज जो मुद्दा बना है वो यही है कि आज से स्कूल शुरू हो रहे हैं और रूपानी सरकार के मंत्री 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनको वेलकम करने बाकायदा इस तरीके से स्टेज बनाए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस हैं। विपक्ष का ये कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। ये आप सामने देखिए 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कूल्स में बुलाया गया है। विपक्ष का ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन लग जाती और 2 महीने बाद अगर आप स्कूल शुरू करते तो क्या दिक्कत थी। ऐसे में ये भी एक विवाद का मुद्दा है। हालांकि मिनिस्टर अभी आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो स्कूल्स हैं गुजरात में, जो 10वीं और 12वीं के जहाँ पर भी क्लासेस चल रहे हैं वो यहाँ पर शुरू है। सोशल डिस्टेंसिंग से, चूँकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं मार्च महीने में जो गुजरात बोर्ड द्वारा तय होता है, तो CBSE ICSE की अलग सी बात है, लेकिन गुजरात बोर्ड की जो परीक्षाएँ वो भी मार्च महीने में होनी है। ऐसे में गुजरात सरकार ने ये जो फैसला लिया है उसको लेकर विपक्ष तंग कस रहा है और साथ में कह रहा है कि अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अगर पूरी भी हो जाती उसके बाद आप स्कूल शुरू करते तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पर ज़रूर बना है। यहाँ पर मिनिस्टर आ चुके। ठीक है जनक, आप रहिए जरा साथ। देखिए इस बीच 16 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की तरह जुड़ने वाली है, क्योंकि 16 जनवरी को भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। 16 जनवरी यानी वो दिन जब भारत में कोरोना वायरस का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। यानी भारत में बस अब कोरोना वायरस की गिनती के ही दिन बचे हैं। ये वो तारीख है जिसका इंतजार पूरे देश की आवाम बड़ी बेसब्री से कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को चलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने इस चुनौती भरे मिशन को पूरा करने का एक भी प्लान जो है छोड़ा नहीं है। सारे प्लान पर तैयारियां की गई हैं। बस अब इंतजार है 16 जनवरी का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश में इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। खत्म हुआ
का इंतजार। कोरोना पर होगा प्रहार। शुभ मंगल टीका तैयार। कोरोना का काउंटडाउन। सोलह जनवरी यानी वो तारीख जिस दिन से भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। 16 जनवरी यानी वो तारीख जिस रोज भारत कोरोना वायरस पर प्रहार शुरू करेगा। 16 जनवरी यानी वो तारीख जब देश के इतिहास में एक नए अध्याय का शुभारंभ होगा। सोलह जनवरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितनी अहम तारीख बनने वाली है, इस बात का अंदाजा आपको बस इन 2 ट्वीट से हो जाएगा। दुनिया कर रही भारतीय वैक्सीन का इंतजार। मंगल टीका 16 से होगी शुरुआत। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी वो खत्म हो चुका है। भारत से कोरोना का भगाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी भारत में बस अब कोरोना वायरस के गिनती के ही दिन बचे हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीनेशन को चलाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों को देखकर हो जाएगा। ये 6 तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत में टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए देश में अब तक 3 चरणों में ड्राई रन चलाया जा चुका है। सबसे पहले 28 दिसंबर को ड्राई रन किया गया था। फिर 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया। 8 जनवरी को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है, लेकिन वैक्सीनेशन की गुड न्यूज पर हर किसी का जोश हाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मकर संक्रांति के बाद प्रदेश में टीका क्रांति शुरू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को वैक्सीन देने की अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पहले चरण में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए 89 अस्पताल फाइनल किए गए हैं। अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में है और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है बताया गया। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अबव। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी BC थी, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक उसने भी राज्य में टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। महाराष्ट्र में 16,500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है और महाराष्ट्र में टीकाकरण के पहले चरण में 7.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हम लोगों को पूरे गाइडेंस दिए गए हैं, हमें ट्रेनिंग हो गया है। वो कोविन ऐप के लिए भी हम लोग सब तैयार हैं। हमारे यहाँ ट्रायल रन हो गई, वो भी सक्सेसफुल हो गई है। तो वो इससे हम लोग पूरी तरह से तैयार है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग वैक्सीन लेने के लिए जितने उत्सुक हैं उतने ही हम लोग वैक्सीन देने के लिए भी बहुत खुश रहेंगे और हमारी तैयारी पूरी हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बहुत सक्सेसफुल करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव। और दूसरी बात है कि पहले चरण में हेल्थ कर्मियों को लेने की वजह से बाकी की जनरल पब्लिक में भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, क्योंकि जब हम वी आर वेरी श्योर दैट वैक्सीन इज सेफ एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, सो ओनली वी आर टेकिंग। 8-9 महीने से आपने बहुत मुश्किल से काम किया होगा, अभी वैक्सीन आ जाएगी, टीकाकरण हो जाएगा, कोई डर कोई शक है मन में? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी वैक्सीन आ रहा है तो बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएगी, लोग अच्छी तरह से घूम फिर सकेंगे, सब डर निकल जाएगा और हम लोग फुल्ली प्रिपेयर है वैक्सीन। लोग प्रिपेयर है, खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मी। क्या बताना चाहेंगे? 8-9 महीने से आप लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वैक्सीनेशन आने में कुछ ही दिन बचे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को उत्साहित हो रहे हैं हम लोग कि काम करने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराया आपने? हाँ, कराया। तो अभी जब 16 तारीख को वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन कराओगे? कोई डर कोई शक है मन में? कोई शक नहीं है, करेगा। How is the use for COVID vaccine? Hi, sir. How is the preparation for COVID vaccine? Hi, sir. Are you ready? Yes, sir. जम्मू कश्मीर में 4,639 स्थानों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान के लिए 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम की मदद भी ली जाएगी। गवर्नर मनोज सिन्हा 16 जनवरी को जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। राजस्थान सरकार के मुताबिक उसने भी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी कर ली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक राजस्थान में टीकाकरण के पहले चरण में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में वैक्सीनेशन हेतु 5,026 वैक्सीनेशन जो दल है उनको ट्रेंड किया गया है। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी और राज्य स्तर पर 3 जगह जहाँ पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 3 कमरे हमने रखे हैं, एक कमरे में आएंगे वो बैठेंगे, दूसरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरा मॉनिटरिंग का। और आफ्टर इफेक्ट्स अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके मैनेजमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। हम 104 और 108 एम्बुलेंसेस वहाँ खड़ी रहेंगी। कर्नाटक भी टीकाकरण अभियान के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के मुताबिक राज्य एक साथ 45 लाख वैक्सीन को स्टोर कर रख सकता है और पहले चरण में राज्य में करीब 14 लाख वैक्सीन लगाई जाएंगी। We can store almost 45 lakh vials of vaccines. So we are expecting about 13,90,000 in the first leg. That should not be an issue at all. We have close to 900 vehicles logistically to support us in transportation of these doses. The walk-in freezer, we have one. We are expecting one more from the Government of India as it has assured. I think more or less we are geared up. We are quite well prepared in Karnataka state to handle this vaccine program in Karnataka. देश की आवाम समेत पूरी दुनिया भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष अब भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सारे टेस्ट ना पूरे हो जाए, कोई भी कहेगा कि जब तक सारे वैक्सीनेशन के टेस्ट ना पूरे हो जाएं, फुल प्रूफ ना हो जाए, जिसके लगाने के परिणाम कहीं से संदेह की गुंजाइश ना रह जाए, तब तक आप आम हिंदुस्तानी पर उसे नहीं लगा सकते, ये दुनिया में कहीं नहीं लगा सकते। तो ये तो कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है कि फुल प्रूफ रहे
और फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, निःशुल्क रहे। अभी तक कोविड-19 की वैक्सीन का पूरा ट्रायल नहीं हुआ है। अभी इसके ट्रायल के बाद इससे क्या खतरे होंगे ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी एक प्रकार से ये जल्दबाजी है और केंद्र की सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये जल्दबाजी का काम कर रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत कर रही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है वो ना लगवाएं, लेकिन वो वैक्सीन इजाद करने वाले वैज्ञानिकों का अपमान ना करें। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावें, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों को गाली ना दे। कांग्रेस के नेताओं को वैक्सीनेशन पर बयान देते हुए वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बीजेपी या मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि देश के साइंटिस्ट का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई इजाजत नहीं दे सकता कि देश के वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, कोरोना वॉरियर्स का अपमान करे। इस तरह की बयानबाजी उन लोगों के हौसले को तोड़ती है। भारत में टीकाकरण अभियान के पहले फेज में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंटलाइन वर्कर को प्राथमिकता मिलेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीका लगाने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है चाइनीज लोन ऐप के जानलेवा शिकंजे से जुड़ी हुई, जिसमें उलझकर दिल्ली के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली है। दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले हरीश नाम के इस लड़के ने महज 3,629 रुपए का लोन लिया था और ये घटना तो 25 नवंबर की है। लेकिन जब न्यूज 18 पर चीनी लोन ऐप की खबरें दिखाई गई तो पुलिस ने भी मृतक हरीश के मोबाइल को खंगाला, जिससे पता चला कि हरीश भी चीनी लोन ऐप के मकर जाल का शिकार हुआ है। उसके परिवार का आरोप है कि लोन देने वाली चीनी ऐप कंपनी ने उसे इतना परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। यहां तक कि उसके परिवार को हरीश के साथ के लिए गए लोन के डिटेल के स्क्रीनशॉट भी भेजकर अपमानित किया जा रहा था। खुदकुशी के शिकार हरीश की बहन का कहना है कि उसके साथ साथ कई दूसरे रिश्तेदारों के पास भी भाई के लोन लेने के बारे में फोन आ रहे थे। उसी से परेशान होकर हरीश ने जान दे दी। हमें तो पता ही नहीं था, भाई के पास कॉल आए थे कि लेकिन 25 नवंबर को मेरे पास कॉल आए थे। मेरे को 25 नवंबर को ही पता चला था कि आपके भाई ने लोन लिया है। ऐसे सबके पास ही आए थे, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सभी के पास कॉल कर रहे थे। इस बीच देखिए 2 सहयोगी साथ हैं। दिल्ली से दीपक बिष्ट हमारे साथ है और मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं क्योंकि दीपक आपके साथ शायद वो विक्टिम के परिवार वाले हैं जो अपना दर्द बयां करना चाह रहे हैं। जरा बात कीजिए दीपक। बिल्कुल अर्पिता, देखिए मेरे साथ हरीश का पूरा परिवार है और मैं बात करूंगा उस बहन से, क्योंकि जब हरीश ने जिस दिन ये कदम उठाया वो तारीख थी 25 नवंबर, लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि किस तरह से बात करनी है, कौन लोगों, क्या मकसद रहा था, क्या वजह रही थी हरीश की। अब उसकी बहन से बात करेंगे क्योंकि हरीश की बहन को सबसे पहले कॉल्स आया था। और क्या कॉल्स आए थे और कब आए थे, आप पूरा बताइए। मेरे पास 25 नवंबर को मॉर्निंग में कॉल आया था 10:30 बजे के समथिंग। तो उन्होंने बोला मेरे को कि आप हरीश को जानते हो? तो मैंने बोला हाँ जानते हो, मेरा भाई है। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने लोन लिया है
और अभी तक उनका 3,000 रुपये देने उनको आज की डेट में, और लेकिन उन्होंने अभी तक दिए भी नहीं है। तो फिर मैंने बोला, फिर मेरे को रुको मैं अपने भाई से पूछती हूँ। तो फिर मैं हरीश के पास कॉल करती हूँ कि हरीश तुमने कोई लोन लिया है? तो वो कहता है कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया है। तो फिर उनका कॉल मेरे पास बार बार आता है। फिर मैंने उनको बोला मैं कि मेरे भाई ने कोई लोन वोन नहीं लिया है, ठीक है। तो फिर मैं कट कर देती हूँ कॉल। फिर उसके बाद फिर आता है, उनके बार बार कॉल आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मैडम आपने बात की क्या बोलते अपने भाई से कि लोन वोन के बारे में? तो मैंने कहा मेरे भाई ने कोई लोन नहीं लिया है, मैंने बार बार यही बोला। फिर लास्ट में आके मैंने उसको बोला कि जिसने लोन लिया है उसके पास ही कॉल करो, मेरे पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको गुस्से में आके बोल दिया। मतलब आपको भी वो परेशान कर रहे थे, यानी आपको भी हरास कर रहे थे भाई? हाँ, वो मेरे पास बार बार कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आप हरीश से बात करवा सकते हो मेरी। वो बोल रहे थे कि आपने बोला अपने भाई को, ऐसे बोल रहे थे वो मेरे को। उसी दिन, ये किस दिन का वाकया था और उस दिन क्या हरीश जीवित था? हाँ, उस मॉर्निंग में जब सुबह कॉल आई थी, जब वो था यहाँ पे, मतलब वो गया हुआ था अपने काम पे। फिर उसके बाद वो 11 बजे घर पे आ जाता है। फिर मैं उससे बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है। तो घर पे आके हमारी बात होती है। तो कह रहा हाँ मैं अभी जा रहा हूँ बैंक में, मेरा दोस्त आ रहा है, मैं बैंक में जा रहा हूँ कि मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे हो चुका है। मैं कहा ठीक है। फिर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो थोड़ी देर बाहर बैठता है, फिर आके इस कमरे में आ जाता है। फिर उसके बाद पता नहीं कब, तो उसी दिन जो है उसने, हाँ उसी दिन। ये क्या कभी जिक्र किया था कि पैसों की दिक्कत है उसे, क्योंकि नौकरी भी करता था ये? ऐसा नहीं, उसने कभी नहीं ऐसा कभी बोला भी नहीं। हमें कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो टेंशन में या परेशान है या ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं था। क्योंकि जिस चाइनीज़ लोन ऐप के जरिए लोग लोन ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो परिवार में जिक्र कभी नहीं किया उसने, कभी ऐसा शो भी नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया, कभी शो हुआ ही नहीं ऐसा कि ऐसा है उसने लोन लिया भी है या नहीं लिया, ऐसा मतलब नॉर्मल था सब। कभी आपसे जिक्र किया आप माँ हैं कि लोन की दिक्कत है, मैं लोन ले रहा हूँ या? नहीं जी, मेरे से कभी नहीं कही। और नहीं, उसका चेहरा भी उदास नहीं रहा था कभी भी, हंसता खिलता आता था, हंसता खिलता जाता था वो। 24 नवंबर को गुड़गांव तक हमारे साथ भी गया है काम पे, हम काम पे जाते हैं, गुड़गांव तक साथ गया, छोड़ के भी आया है वो। बस वो आकर वापस गया, बस इतना कहा समय से, अब तो घर की मम्मी घर की चिंता मत करना, घर को मैं संभाल लूँगा, अपना इतना करना, जितना करोगी उतना लेना वहाँ खर्चा, ये बोल रहा था उसने मेरे से। अर्पिता देखिए, 25 नवंबर का ये वाकया है जिस दिन हरीश ने खुदकुशी की थी, लेकिन परिवार को तब ये नहीं पता था कि खुदकुशी की वजह जो है वो चाइनीज लोन ऐप है। कुछ दिन बाद जब लगातार हम 5 दिन से इस खबर को चला रहे हैं, पूरे देश में दुनिया में लोग देख रहे थे, जिसके बाद परिवार को पता चला कि इस तरह का वाकया जो है न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है, तो शायद उनके बेटे के साथ भी, क्योंकि लोन के जरिए ये जानकारी मिली थी कि लोन, तब तक आप लोगों को पता नहीं था? पता, मेरे को तो नहीं पता था। 25 नवंबर को ही पता चला कि कॉल आया है मेरे पास। फिर उसके बाद पता चला कि सबके पास कॉल आया है रिश्तेदार में। अच्छा। फिर उसके बाद शाम को पता चला कि इसके पास भी कॉल आया, सबके पास कॉल आया फैमिली में। आपके रिश्तेदारों में? हाँ, सबके में। क्या बोल रहे थे रिश्तेदार, क्या किस तरह का फोन आया? उनके पास भी कॉल आए थे कि हरीश ने लोन लिया है, वो दे नहीं रहा है, उसको आज की डेट में लोन देना था। करूंगी। और ये परिवार है जो बता रहा है किस तरीके की स्थितियां रही होंगी। आभास भी इनको नहीं हुआ कि इनका बेटा इतना परेशान चल रहा होगा। दिल्ली में भी चीनी लोन की वजह से एक आदमी की खुदकुशी के बाद बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। लोकल गवर्नमेंट्स को भी इस पे एक्टिवली चिंता करनी चाहिए और भारत सरकार को भी इस पे एक सख्त कदम लेना चाहिए, सख्त रवैया करना चाहिए। और जिस प्रकार के भी इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें जहाँ भी इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। कई केसेस देखिए अभिषेक मुंबई में भी सामने आए। अब पुलिस क्या एक्शन ले रही है? क्या कोई केस दर्ज हुआ है या लोग अभी किस तरीके से परेशान है? अब तो खुलकर लोग सामने आ रहे होंगे। देखिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ख़ास करके ऐसे ही एक पीड़ित परिवार हमारे साथ अर्पिता, जो इस पूरे मामले में पीड़ित रहा है और इनके भाई ने भी आत्महत्या कर ली। आप ये बताइए कि किस तरीके से परेशान किया जाता रहा लोन लेने के बाद और कैसे परिवार को कॉल्स आते रहे? आपको लोन देते हैं लोग 7 से 10 दिन के लिए, लेकिन चौथे दिन से ही आपको फ़ोन आना चालू हो जाते हैं, आपको हरेस करते हैं और उनका कॉल सेंटर में या तो जो कलेक्शन गुंज हैं, जो गुंडे हैं उनके यहाँ बकेट बनाते हैं वो लोग, जैसे S1, S2, S3। S1 बकेट होता है जहाँ पे आपका ड्यू डेट जो है वो 3 दिन दूर है। S2 बकेट होती है जहाँ पे आपका ड्यू डेट आज है, और S3 बकेट होती है जहाँ पे आपका ड्यू डेट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो वो हिसाब से उनका होता है हरेसमेंट। तो स्टार्टिंग में चौथे दिन आपको थोड़ा पुश करेंगे, सर दे दो टाइम पे, आपका टाइम पे लोन आ रहा है, ये आ रहा है। फिर आपका जब लोन ड्यू हो जाएगा तब आपको चालू होगा गाली देना,
आपको अब्यूज़ करेंगे, आपको किडनैप का धमकी देंगे, फैमिली के अब्यूज़ करेंगे, आपको आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को मैसेज डालेंगे, ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का, वहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मैसेज डालते हैं कि ये फ्रॉड है, ये चीटर है। और जो गाली देते हैं वो लोग गाली सुनने लायक नहीं होती है साहब। वो गाली जो होती है वो कोई भी बंदा नहीं देता। लेकिन उसके बाद आपने इस पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर कराई, आपने किस तरीके से पुलिस तक अप्रोच किया और पुलिस ने अब इस मामले में क्या एक्शन लेना शुरू किया? मैंने डे 1 से एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट किया था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने अभी 2 दिन पहले एफआईआर रजिस्टर की है, वो भी आपके न्यूज़ मीडिया में आने के बाद। जब टीवी न्यूज़ पे मेरा इंटरव्यू आया था परसों या 2 दिन पहले, उसके बाद उन्होंने एफआईआर फाइल की है। तब तक वो एफआईआर फाइल नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे हम लोग का एनालिसिस चालू है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एफआईआर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिना एफआईआर कैसे काम हो सकता है? एक आखिरी सवाल ये है कि आप किस तरीके से डिमांड करते हैं सरकार से या जो भी एफआईआर करने के बाद पुलिस से? मेरा सरकार से एक ही रिक्वेस्ट, एक ही डिमांड है कि ये धंधा बंद करो। ये ऐप बंद करने से कुछ नहीं होगा। देखिए किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता था। जो दिल्ली में केस सामने आया जहां पर हरीश नाम के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। मृतक हरीश के पिता का रो रो कर बुरा हाल है और जब से उन्हें पता चला कि हरीश चीन लोन के चक्कर में उलझ गया था, तब से तो वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे। ये जी मैंने तो जब पता लगा, जब वो बच्चों ने बताई, जब मेरे को कोई पता ही नहीं था। मेरे को छोड़ के आया, अब 24 तारीख को नवंबर में मेरे को छोड़ा, गुड़गांव में मैं काम पे गया था, वहाँ लग छोड़ कर आया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो उसके पहले आपको पता नहीं चला कि वो परेशान है, उसको धमकियां दी जा रही है? कोई परेशानी नहीं थी उसको, तो कोई भी नहीं थी। मम्मी आई जब 6:30 बजे सी, 5:30 पौने 6 बजे सी दूध दाल ले गए, तो जब रुक्का देने लगी तो जब क्वाड नहीं खोले तो जंग दीपक, देखिए आपके साथ परिवार है और वो परिवार बता रहा है कि उन्हें आभास तक नहीं हो पाया कि बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटना होने वाली है या वो बहुत परेशान चल रहा है। किस तरीके से वो झांसे में आया इसके, क्योंकि लोग जैसा परिवार भी बता रहे हैं वो खुद भी एक नौकरी करता था, तो आखिरकार 3000 रुपए की जरूरत क्या आन पड़ी? बिल्कुल पिता, पूछते हैं परिजनों से, क्योंकि नौकरी भी करता था, आप लोगों ने बताया भाई आपका, और आर्थिक रूप से आप सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। तो क्या वजह थी कि उसे इतनी छोटी अमाउंट जो 3 से 4-5 हज़ार रुपये लोन लेने की जरूरत पड़ी होगी? ये तो सर पता ही नहीं कि उसने लोन लिया है क्यों, या क्या हुआ क्या नहीं, तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि उसने लोन लिया है क्यों, लिया भी है कि नहीं लिया, क्योंकि घर पे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ। ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं है। जब ये उसने खुदकुशी कर ली, उसके बाद आप लोगों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि रीज़न नहीं पता चल पाया था आप लोगों की, क्या ऐसा रहा था उसने जो किया? हाँ, उस दिन रीज़न नहीं पता चला था, लेकिन फिर बाद में पता चला था शाम को कि कॉल आ रहे थे लोन के लिए। सबके पास कॉल आए, एक के पास नहीं, पूरी रिश्तेदारी में जो जितने भी नंबर थे उसके फ़ोन में सबके पास कॉल आए हैं कि आपके भाई ने लोन लिया है। ठीक है दीपक, देखिए किस तरीके से परिवार अब दुख में है क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया है और ऐसे कई परिवार होंगे जिनका कोई अपना खोया होगा इस चीनी ऐप के चक्कर में फंसकर। इसलिए एक बार फिर से न्यूज़ 18 आपसे अपील करना चाहेगा कि आप किसी भी तरह के ऐप को अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से जागरूक रहिए। बिना जानकारी के कोई भी ऐप डाउनलोड मत कीजिए और इसके साथ ही साथ जागरूक रहना ही इससे बड़ा बचाव है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग करते। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। 14 साल के युग ने नंबरों से दोस्ती कर ली। दोस्ती भी ऐसी कि कठिन से कठिन कैलकुलेशन भी उसकी जुबान पर रहता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसे डिग्री दे दी तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज उसे न्योता भेज रही हैं, लेकिन वो है कि रात दिन नए सॉफ्टवेयर बनाने में जुटा है। युग सिर्फ 14 साल की उम्र में नया युग बना रहा है।
एक ऐसा युग जिसमें वो है और उसके चारों ओर उड़ते नंबर। गुजरात के युग सोनी को मैथ्स विजर्ड कहा जाता है। ऐसा बच्चा जो मैथ्स कैलकुलेशन में देश दुनिया में जाना जाता है, जिसके लिए वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाना बाएं हाथ का खेल है, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दे दिया है। मैंने वेबसाइट्स डेवलप की है और बेसिक लॉजिक, एडवांस लॉजिक, एल्गोरिथम्स डेवलप किए हैं, प्लस मैंने अभी एंड्रॉयड ऐप्स भी शुरू किया बनानी। मैंने उसमें टेक्स्ट रिपीटर, टिक टैक डो गेम्स एंड बेसिक ऐप्स भी बनाए हैं। युग इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के साथ नेशनल साइबर ओलंपियाड और नेशनल साइंस ओलंपियाड भी जीत चुका है। इसके अलावा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल अरिथमेटिक सिस्टम यानी UCMAS का इंटरनेशनल एग्जाम 2015 और 2017 में जीतकर अपने दिमाग का लोहा बनवा चुका है। जैसे जैसे उसे पता चला कि कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, तो वो फिर गेम्स वगैरह को एक साइड पे रख के ये सब के ऊपर धीरे धीरे चला गया। तब हमें लगा एज ए पेरेंट्स कि नहीं, इसमें थोड़ा पुश करते। उड़ान तो बहुत ऊंची हम लोग देख रहे हैं और बचपन से ही ये बच्चे ने ऐसी उड़ान भरी है कि हमको ऐसा लग रहा है कि अभी ये रुकने वाला नहीं है। युग के चाचा खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, सो युग ने 4 साल की उम्र में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बुनियादी कला हासिल कर ली। जब सेकंड स्टैंडर्ड में था, मुझे मेरा फर्स्ट लैपटॉप मिला। तब यूजुअली मैं गेम्स ही खेलता था, बट फिर मेरे अंकल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने बोला कि लैपटॉप से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला मुझे आप थोड़ा सिखाइए। तो उन्होंने मुझे बेसिक जावा सिखाया। युग का पूरा वार्डरोब अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से भरा हुआ है। वो कामयाबी और शोहरत के आसमान पर उड़ान भर रहा है। उसके माँ बाप का सपना है कि वो अमेरिका के नासा में जाए और वहां अपना युग रचे।